नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नई दिल्ली में हुई औपचारिक वार्ता। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते आएंगे भारत। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के 24वें दौर की होगी वार्ता। न्यायपालिका द्वारा विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करना होगा संविधान के विरुद्ध। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। और देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। राधा कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्योन के बीच आज नई दिल्ली में औपचारिक वार्ता शुरू हुई। यह बैठक चो ह्योन की भारत यात्रा के दौरान हो रही है। कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी यह आधिकारिक भारत यात्रा है। बातचीत की शुरुआत में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी। भारत के स्वतंत्रता दिवस की तरह दक्षिण कोरिया यानी कोरियाई गणतंत्र का लिबरेशन दिवस भी 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली प्रतिनिधिमंडल स्तर को बातचीत में सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, व्यापार और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर विचार होने की संभावना है। वार्ता में आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक मोर्चों पर सहयोग को भी और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ये वार्ता भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने का संकेत मानी जा रही है। शुक्रवार शाम नई दिल्ली पहुंचे चो ह्योन का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार टैरिफ के असर का आकलन कर रहे हैं। A day after your national day and our national day, I think is something again says a lot really about the value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर दक्षिण कोरिया के समर्थन का भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आभार जताया। A day after your national day and our national day, I think is something again says a lot really about the value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्योन ने कहा कि हम भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। It's a great pleasure for me to visit India in less than a month after my assuming office as foreign minister. Is firmly committed to strengthening ties with your great country. This was emphasized, as you said, during the summit in Canada, and he personally asked me to convey the best regards to Prime Minister Modi ji. और भारत चीन संबंधों में नई पहल की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18 से 19 अगस्त को भारत का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के 24वें दौर की वार्ता करेंगे। इसके अलावा वांग यी की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी द्विपक्षीय बैठक होगी। चीन के विदेश मंत्री का ये दौरा तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले होने के चलते कई मायनों में अहम माना जा रहा है।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री 17 से 18 अगस्त के बीच नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वे नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सचिव स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा, हवाई उड़ानों, ऊर्जा क्षेत्र आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश सचिव का ये दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सितंबर में होने वाली भारत यात्रा से पहले हो रही है। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले में राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा है कि न्यायपालिका द्वारा समय सीमा निर्धारित करना संविधान के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा है कि ऐसा करने से संवैधानिक अव्यवस्था पैदा होगी जो संविधान निर्माताओं की परिकल्पना के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा है कि जब शक्तियों के प्रयोग को लचीला बनाए रखना हो तो संविधान कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता, क्योंकि अनुच्छेद 200 या 201 कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करते। साथ ही जवाब में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 142 कोई ऐसी न्यायिक शक्ति नहीं है जो संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर सके, और सर्वोच्च न्यायालय भी संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों से बंधा हुआ है। साथ ही केंद्र ने कहा है कि संविधान के किसी एक अंग की कथित विफलता किसी दूसरे अंग को ऐसी शक्तियां ग्रहण करने का अधिकार नहीं देती जो संविधान ने उसे नहीं दी है, और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो इसका परिणाम एक संवैधानिक अव्यवस्था होगी जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल द्वारा कई विधेयकों को लंबे समय तक विचाराधीन रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस पार्दीवाला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय की अधिकतम समय सीमा तय कर दी थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के पास कुछ विधेयक विचाराधीन थे। राज्य सरकार ने राज्यपाल के बिल लंबित रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने का आदेश दिया। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को भेजा और 13 मई को राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की संवैधानिकता को 14 सवाल पूछे। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। राष्ट्रपति की ओर से उठाए गए प्रश्नों पर 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ गठित की गई। मुख्य न्यायाधीश BR गवाई संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। संवैधानिक पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस अतुल S चांदूरकर शामिल हैं। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। नोटिस पर SG तुषार मेहता ने जवाब दाखिल किया है। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशोती में बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा और पीड़ित परिवारों के लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस आपदा में अब तक 53 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य लोग लापता हैं। प्रशासन ने लोगों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए चशोती से लगभग 15 किलोमीटर दूर पद्दार में एक नियंत्रण सहायता कक्ष स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ आपदा पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार नजर बनाए हुए हैं। उपराज्यपाल ने एक्स पर लिखा कि मैं अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए घरों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करूंगा। वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और किश्तवाड़ से चशोती में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल राहत और निर्बाध आवश्यकता आपूर्ति प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही में घायल हो चुके पीड़ितों से अस्पताल में उन्होंने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद करने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। जिस प्रकार की सेवाएं और रेस्क्यू ऑपरेशंस एक मिला जुला होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है, वो मुझे लगता है देश भर के लिए अपने आप में उदाहरण रहेगा। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल है, CRP भी है, BSF भी है, इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है,
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वहां स्वयं कैंप कर रहे हैं। जहां तक मृतकों का ताल्लुक है, अलग अलग चैनल्स अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज वहां से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। लगातार देश की आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश का विकास इंजन साबित हो रहा है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, गतिशक्ति, जीएसटी और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी सरकारी पहल वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाने के साथ आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं। सरकार के बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटलीकरण के प्रयासों ने विकास को और तेज किया है, जिससे भारत एशिया में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र के तौर पर स्थापित हुआ है। यह क्षेत्र 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और लाखों नए रोजगार पैदा कर रहा है। 2024 से 25 के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों ने 14.55 करोड़ टन रिकॉर्ड माल ढुलाई दर्ज की है। वहीं 2021 में भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का मूल्य 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था, जो 2026 तक 10.7% की CAGR के साथ मजबूत विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। डिजिटलीकरण और यूलिप जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म से व्यापार को सुगम बनाने के साथ कंटेनरीकृत आयात निर्यात कार्गो की ट्रेनिंग संभव हुई है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के जरिए 57 केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाया गया है। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के तहत बंदरगाहों को विकसित करके भारत को वैश्विक समुद्री महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना है। रेल मंत्रालय माल ढुलाई के लिए 2 समर्पित गलियारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित कर रहा है। इसमें कुल 2843 किलोमीटर में से 2741 किलोमीटर रूट मार्च 2025 तक चालू हो चुके हैं, जिसका मकसद मौजूदा यात्री मार्गों पर भीड़भाड़ को कम करने के साथ परिवहन लागत में कमी लाना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए 35 प्रमुख स्थानों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5 के 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक अक्टूबर 2024 तक 75 मिलियन से ज्यादा एक्जिम कंटेनरों की आवाजाही पर नजर रखने में सफल रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद से देश भर में माल की आवाजाही अधिक सुव्यवस्थित हुई है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के शीर्ष 25 लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल होने का है। देश में आर्थिक प्रगति के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 7 भारतीय बैंकों और 3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने जिन बैंक और NBFC कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग में उनका सुधार किया है, उनमें भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और L&T फाइनेंस का नाम शामिल है। इन 10 वित्तीय संस्थानों की रेटिंग BBB पॉजिटिव A3 से बढ़ाकर BBB स्टेबल A2 कर दी गई है। यह कदम वैश्विक रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के बाद उठाया गया है। यह 18 वर्षों में S&P द्वारा देश का पहला सॉवरेन अपग्रेड है। इससे पहले 2007 में भारत को निवेश ग्रेड BBB में अपग्रेड किया गया था। मई 2024 में एजेंसी ने भारत के लिए अपने आउटलुक को स्थिर से पॉजिटिव कर दिया है और S&P ग्लोबल के अनुसार भारत के वित्तीय संस्थानों को देश की मजबूत आर्थिक विकास गति का लाभ मिलता रहेगा। उसे उम्मीद है कि अगले 12 से 24 महीनों में भारतीय बैंक पर्याप्त परिसंपत्ति गुणवत्ता, अच्छी लाभप्रदता और बेहतर पूंजीकरण बनाए रखेंगे। देश भर के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक आज से 20 अगस्त तक आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहेगा और कई इलाकों में हल्की से लेकर तेज बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।
पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 अगस्त को मौसम विभाग की अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने आज मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, असम, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त को गोवा और कोंकण में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण दिल्ली में लोहा पुल पर यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से सभी संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 7-8 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यमुना के जलस्तर में वृद्धि का यह सिलसिला जारी रहेगा। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस मौके पर कई प्रसिद्ध मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कई जगहों पर दही हांडी उत्सव विशेष रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें गोविंदाओं की टोलियां विभिन्न प्रकार की दही मटकी फोड़ने के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो जन्माष्टमी के अवसर पर कई जगहों पर दही हांडी का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। ऐसे में हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो इसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे देश में इसकी अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर श्री कृष्ण की जन्म को लेकर यह उत्सव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए जगह जगह से पूरे देश भर से हर्षोल्लास की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। कई जगहों पर दही हांडी का जो उत्सव है उसका भी विशेष आयोजन किया गया है, जहां पर जो गोविंदा हैं वो दही हांडी को मनाते हुए भी नजर आ रहा है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज करौली स्थित ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज का कहना है कि भगवान कृष्ण उनके आराध्य हैं और वो उनकी बहुत बड़ी भक्त हैं। बिरला मंदिर में दर्शन करने के बाद हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में बांसुरी स्वराज ने कहा कि योगीराज श्री कृष्ण की लीला हर युग में प्रासंगिक है और हमें जीवन जीने का दर्शन देती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन कई संदेश देता है और जब जन्माष्टमी का पर्व हो तो इसके कई मायने होते हैं। आज लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज बिरला मंदिर में दर्शन करने के लिए आई हैं। मैम, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप कई संदेश देते हैं, कैसे देखती हैं और आपने आज स्वयं दर्शन किया आज के दिन? देखिए, आज मेरे तो आराध्य का जन्मदिन है। मैं स्वयं कृष्ण उपासिका हूँ और ये भक्ति मुझे विरासत में अपनी माताजी श्रीमती सुषमा स्वराज से मिली है। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इससे मेरा बहुत भावात्मक रिश्ता है, क्योंकि आपको याद होगा अपनी काउंटिंग से पहले भी यहीं पे दर्शन करके गई थी और जब विजयश्री का सर्टिफिकेट मिला था तब भी आकर प्रभु का आशीर्वाद लिया था। तो आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ पर दर्शन के लिए आई हूँ और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को यही कहूँगी कि कर्म योगी योगेश्वर कृष्ण यही अपने जन्म से सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हो, कभी भी अपने कर्म से विमुख नहीं होना है। तो यही आज के यूथ को भी मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगी। जन्माष्टमी का ये पावन पर्व आपके जीवन में बहुत मंगलमय करे, आपके जीवन को, आपके जीवन में सुख शांति आरोग्यता लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। आज का दिन कई संदेश देता है, ऐसे में उन्होंने महायोगी के दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस किया है और उनका कहना है कि जीवन में कोई भी परिस्थितियां हो, भगवान श्री कृष्ण कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जालौर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आगे चल रहे रथ में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान रही। उसके पीछे ट्रैक्टरों में अलग अलग तरह की भगवान श्री कृष्ण की सजाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस बीच जगह जगह रास्ते में शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
इस दौरान रास्ते में लोगों के द्वारा बांधी गई दही हांडियों को शोभा यात्रा में चल रही कान्हा की टोलियां बनाकर हर्षोल्लास के साथ उन्हें फोड़ा गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा में साधु संतों, धर्म प्रेमियों की उपस्थिति रही। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के फतेहाबाद स्थित श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। मंदिर में 16 झांकियां बनाई गई हैं जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण है। झांकियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया गया है। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शनों के लिए आ रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। खासकर हमारे मंदिर में इसके लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं। हमारे मंदिर में श्री कृष्ण को निमित्त रख करके 16 प्रकार की झांकियां दिखाई जाएंगी। जो देना हमारे लिए महत्व है, बहुत महत्व रखता है। क्यों रखता है महत्व? क्योंकि जैसे राम जी ने रावण की जो बुराई का अंत किया था, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान जी जन्म लेकर जो इनके मामा श्री राजा कंस थे, उनकी बुराई का अंत किया था। भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी जीव को आपने इस धरती पे भेजा है, कोई भी भूखे पेट ना सोए, सबके लिए भोजन का प्रबंध हो। सभी शहरवासियों को बुराई को त्यागने के लिए कहता हूँ और कोई एक बुराई आज के दिन त्यागे था जो देश को तरक्की की राह पर ले जाया जा सके। और पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर भी भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर भजनों की गूंज और रोशनी से अलग छटा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भक्तों ने बारी बारी से भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। 3 बार भारत की कमान संभालने वाले महान नेता को देश भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अटल जी के दिल्ली स्थित समाधि स्थल सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्र के प्रति वाजपेयी के योगदान को याद किया और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की सराहना की। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिनके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। अटल जी भारतीय राजनीति में सौम्यता, शालीनता और विनयशीलता की बेजोड़ मिसाल थे, जिनके कुशल नेतृत्व में देश और विदेश में भारत ने सफलता के झंडे गाड़े। 16 अगस्त को अटल जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के संपूर्ण सामाजिक और सियासी सफर पर आइए डालते हैं एक नजर राजेश राज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय राजनीति के साधक, स्वप्न दृष्टा और मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता और कुशल प्रशासक थे जिनके नेतृत्व में देश ने बदलाव की अनेक पटकथाएं लिखी। पोखरण परमाणु परीक्षण विस्फोट से जहां भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा, वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश में सड़कों का जाल बिछ गया। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया और देश में कनेक्टिविटी के मोर्चे पर बहुत समृद्धि आई। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1999 से 2004 तक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चलाई और 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। एक सामान्य कार्यकर्ता से बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष तक के सफर में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी काबिलियत से बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।
देश की सत्ता पर कमल खिलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले राजनेता थे जिनके नेतृत्व में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। 1996 से 2004 के बीच 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया और संपूर्ण विश्व से सराहना प्राप्त की। वह संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवंगत अटल जी सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। एक पत्रकार से प्रधानमंत्री का सफर बहुत चुनौतियों भरा रहा, लेकिन अटल जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री की सशक्त भूमिका निभाने वाले वाजपेयी को साल 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। अपनी वाक्पटुता से संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों को अपना मुरीद बना लेने वाले अटल जी विपक्ष के नेता के तौर पर भी बखूबी याद किए जाएंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने का नया फॉर्मूला पेश किया है। अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और यूरोपीय नेताओं से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रुख में बड़ा बदलाव कर दिया है। जहां पहले वो पुतिन से संघर्ष विराम पर सहमति की बात कर रहे थे, वहीं अब उनका कहना है कि युद्ध को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ पीस डील है, ना कि एक अस्थायी संघर्ष विराम। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सभी नेताओं ने माना है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस भयानक युद्ध को खत्म करने का सही रास्ता सीधे शांति समझौता है। महज संघर्ष विराम टिकाऊ नहीं होता। उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में ओवल ऑफिस में उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी। ट्रंप ने यहां तक इशारा किया है कि आगे राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी एक बैठक तय की जा सकती है। उन्होंने त्रिपक्षीय मुलाकात की संभावना भी जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी एक्स पर पोस्ट कर सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। भारत ने अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनके नेतृत्व की सराहना की जाती है। भारत इस शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल संवाद और कूटनीति से ही निकल सकता है। विश्व यूक्रेन संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।